Welcome to the BCS Cortex, your one stop podcast for anything and everything human race. This is episode 9. So, guys, क्या हाल चाल बहुत टाइम बाद फाइनली आई हैव कम टू रिकॉर्ड दिस एपिसोड एंड ऑफ कोर्स टुडे इज मोर टुवर्ड्स द इकोनॉमिक्स एंड द पॉलिटिक्स फ्रंट. तो भैया जून 4 को इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं लोकसभा इलेक्शन के. और ये सिर्फ पॉलिटिकली बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बट स्टॉक मार्केट को लेके जो कमर्शियल मार्केट्स उन पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा. तो जून 4 2024 आज से कुछ 3-4 दिन बाद ही मेरे रिकॉर्डिंग टाइम के इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले हैं. और ये इलेक्शन रिजल्ट्स तय करेंगे वेदर द बीजेपी विल बी इन पावर थर्ड टर्म, द थर्ड टाइम, एंड मोदी जी का थर्ड टर्म होगा, और या फिर जो इंडिया अलायंस के जो पूरी ग्रुप ऑफ पार्टीज़ हैं वो एक सर्टन मेजॉरिटी ले जाए. इसमें कई सिनेरियोज है, इसमें कई चीज़ें सीखने वाली भी रहेंगी कि पॉलिटिकल फ्रंट पे क्या चीज़ें मिस आउट करी होंगी बीजेपी ने और क्या चीज़ें इंडिया अलायंस ने भी मिस आउट की होंगी. बट पॉलिटिकल स्केल पे मुझे आज बात नहीं करनी. मेरा आज का मकसद इस पॉडकास्ट एपिसोड का है कि हम डिस्कस करें कि एग्जैक्टली इस डिसीजन का जो रिजल्ट्स आएंगे इस पे हमारे स्टॉक मार्केट पे, और सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, हमारे जो पूरा कमर्शियल मार्केट एक्विटी मार्केट है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है. तो सबसे पहला सेगमेंट हम एक बार अभी जो करंट मार्केट लैंडस्केप है, मार्केट में क्या क्या चल रहा है, पहले हम उसकी बात करते हैं. तो इंडियन एक्विटीज़ जो है 2023 से एक अच्छे रन, एक अच्छे लेवल पे वो बढ़े जा रही हैं. बुलिश रहा है यूजुअली मार्केट. बुलिश का मतलब ऑफ कोर्स ग्रीन चार्ट्स आपको दिख रहे हैं कि प्राइस ऊपर ही जा रहा है स्टॉक्स का. निफ्टी, सेंसेक्स जो इंडाइसिस जो ट्रैक करते हैं मार्केट चेंजेस को, 50 कंपनियों के, 100 कंपनियों के, तो इसमें आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि मार्केट की जो एवरेज लो राइजिंग है या जो फॉल है वो ऐसी हो रही है. तो आपको निफ्टी और सेंसेक्स ये जो इंडाइसिस होते हैं बता देते हैं. 2023 से इंडियन एक्विटीज़ ज़्यादातर मेजर मार्केट्स, दुनिया भर के मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर चुकी है, कर रही है अभी भी. और कई बड़े वैल्यूएशंस पे ट्रेड्स हो रहे हैं ऑल ओवर ऑल द कंपनीज एंड द पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज. तो भले ही खैर एक बड़ी खबर आई थी अभी कुछ आई फील महीनों पहले कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जो पिछले साल आए थे इन्वेस्ट करने इंडिया में, उन लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट्स पुल ऑफ कर लिए हैं. दे हैव सॉर्ट ऑफ पुल बैक कर लिए हैं, वो अब इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इधर. तो ये काफ़ी बड़ा झटका लगा था मार्केट को, इसमें करेक्शन हुआ था उसमें, एंड काफ़ी गिरा भी था मार्केट इसके बाद. तो दे विड्रू $20.74 बिलियन. इतना इतना डॉलर्स ऑफ मनी उन लोगों ने खींच लिया वापस. एंड दिस इज़ अहेड ऑफ द इलेक्शंस. मतलब बहुत पुरानी खबर नहीं है, बहुत रीसेंट है ये. बीएसई का जो सेंसेक्स इंडेक्स है वो 4% इस साल बढ़ा है. अभी हम सेकंड क्वार्टर में चल रहे हैं ऑफ कोर्स, तो इस साल वो बढ़ा है. इनफैक्ट अगर इक्विटी एनालिस्ट कुछ हैं जिन्होंने इसके बारे में प्रिडिक्शन भी किया है, ये कह रहे हैं कि ये जो 4% ग्रोथ है ना बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स में, ये एट द एंड ऑफ द ईयर ट्वाइस भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है. अब जो रिजल्ट आने वाले इलेक्शन के, ये मार्केट को बहुत कई हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मूवमेंट्स को. ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा. और सिर्फ लॉन्ग टर्म तो इज़ आउट ऑफ द पिक्चर. लॉन्ग टर्म में चीज़ें सुधर जाती हैं. मार्केट का रूल, एक इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट जिसको हम कहते हैं, जो सब कुछ स्टेबलाइज हो जाता है एक पॉइंट के बाद. बट शॉर्ट टर्म के मामले में इलेक्शन के रिजल्ट्स बहुत हद तक इसको इन्फ्लुएंस कर सकते. तो अब सेकंड सेगमेंट पे आते हैं, यानी कि बीजेपी अगर विजयी होती है, जीतती है, तो क्या होगा. तो सबसे पहले तो कुछ हम आउटकम्स देख लेते हैं कि बीजेपी की विक्ट्री होती है. तो फिलहाल जो खबर आप लोग देखते होंगे कि यूट्यूब में इधर उधर हर जगह पता लगता ही है. तो इंडिया अलायंस के इंटरनल रिपोर्ट्स ने तो ऐसे ही सजेस्ट किया कि इन लोग की मेजॉरिटी आने वाली है, इन लोग के काफ़ी अच्छे वो हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी कई न्यूज़ चैनल्स, खैर मैं गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा, कई न्यूज़ चैनल्स कायदे के भी ऐसा कह रहे हैं कि इनकी मेजॉरिटी बनेगी बीजेपी की, बट एक सर्टेन मार्जिन कम हो जाएगा जो एक्सपेक्ट करे थे. 400 पार की इंडिकेशन बहुत कम लग रही है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर से. बट ओवरऑल बीजेपी की विक्ट्री बहुत ही मार्जिनल होगी, अगर जो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी लग रही है हमको. तो कुछ फंड मैनेजर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड काफ़ी मतलब इस्टेब्लिश्ड हैं ये लोग. और इन लोग के लिए अगर मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की जीत होती है तो वो क्या चीज़ें बता रही है. पहली चीज़, पॉलिसी कंटिन्यूटी. जो पॉलिसीज़ मोदी सरकार ने प्रॉमिस कर रखी है लेबर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो कई साल से चल रही है, वो कंटिन्यू रहेगी, तो स्टेबल है मार्केट. और दूसरा ऑफ कोर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. तो आपकी पॉलिसी कंटिन्यूटी तो ठीक है,
वो तो सरकार बदलने पे भी हो सकती है, बट ज़्यादा बेहतर तब होता है मार्केट के लिए, स्पेशली फंड मैनेजर्स के लिए, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। जो सरकार पिछले टर्म में थी वही सरकार अगले टर्म में आए, तो फंड मैनेजर्स को फ़ायदा पहुंचता है। इसका रीज़न स्टेबिलिटी है, ऑफ कोर्स। जहाँ भी अनस्टेबल, जहाँ पे हिल रहा है कि ये मामला सही नहीं है, तो फिर मार्केट ऑफ कोर्स गिरने लग जाता है, क्योंकि सेंटिमेंट पे पूरी चीज़ होती है, इमोशंस पे, आपकी भावनाओं पे पूरा रहता है। तो मित्तुल कलावड़िया एक सीनियर इक्विटी फंड मैनेजर हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के। उन्होंने एक चीज़ बोली थी, द मार्केट इज लुकिंग एट कंटिन्यूटी, सो अ कोलिशन गवर्नमेंट और अनदर पार्टी विनिंग इज नॉट द एक्सपेक्टेशन, देर कैन बी अ नी जर्क रिएक्शन इफ द लास्ट सिनेरियो बिल्ड्स अप। तो ऑफकोर्स इन्होंने यही बोला कि जो मार्केट है उसको तो भैया कंटिन्यूटी चाहिए, उसको एक जैसी चीज़ चाहिए, बिफोर इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन। और मान लेते हैं कि मतलब अगर कोलिशन गवर्नमेंट इंडिया अलायंस वाले ये लोग जीत भी जाते हैं, दूसरी कोई पार्टी जीतती है, फॉर एग्जांपल कांग्रेस, तो बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि लास्ट सिनेरियो आपके दो एक चीज़ को अगर कंटिन्यूटी को नहीं हिला रहा है तो एटलीस्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाले फैक्टर को तो हिला ही देगा पूरा, क्योंकि अब नई सरकार बन गई है। तो आपको ये नहीं पता रहेगा कि इनके क्या प्लान्स रहेंगे, और ऑफ कोर्स जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है वहाँ पे मार्केट गिरता है, जब वहाँ पे फंड मैनेजर्स के लिए अच्छा नहीं, कैपिटलिस्ट लोगों का नुकसान होता है बेसिक। फिर कंटिन्यूटी में दो की एरियाज भी रिकग्नाइज किए गए हैं, फिजिकल मैनेजमेंट और करेंसी स्टेबिलिटी। अब जाहिर सी बात है, जब कंटिन्यूटी रहेगी तो आपकी करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है, जो उसकी वैल्यू है फॉरेन मार्केट्स में, वो भी स्टेबल ही रहेगी। कल को अगर सरकार बदलती है तो लोगों के, सिर्फ लोगों के नहीं बट कंपनीज के मन में भी, और ऑफ कोर्स ये तो मैं बहुत माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे बात कर रहा हूँ, अगर हम मैक्रो पे जाएं, ऑल ओवर द वर्ल्ड पे जो इंडिया का स्केल है, वहाँ पे फिर करेंसी की धज्जियाँ उड़ सकती हैं अगर नई सरकार आती है। और ये बहुत कॉमन है। तो धज्जियाँ उड़ना ये मतलब नहीं कि सीधा 90 रुपये, $1 90 रुपये चला गया, नहीं, 2-3 रुपये बढ़ जाएगा। तो आशीष गुप्ता है, इन्होंने एक्सिस म्यूचुअल फंड, इट्स फ्रॉम मुंबई, उन्होंने बोला है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया हैड अ गुड अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द करेंट अकाउंट गैप एंड फिजिकल डिसिप्लिन। ठीक चल रहा था, और इन्फ्लेशन भी चेक में कई हद तक रहा है। ऑल्दो इन्होंने, ये इन्फ्लेशन वाली बात पे मैं डिसएग्री करूंगा, इन्फ्लेशन तो काफ़ी रहा है गुड्स एंड प्राइसेस का, महंगाई ही एक बड़ा मुद्दा है जो इंडिया लाइंस ने उठाया है मोदी सरकार के टुवर्ड्स। फिर विवेक भटोरिया फेडरेटेड हर्मीज से एम्फोसाइज करते हैं कि प्रो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के क्या फ़ायदे हैं। तो अ क्लियर इलेक्टोरल मैंडेट एंड अ गवर्नमेंट परसीव्ड एज प्रो बिजनेस, यानी कि बीजेपी, और साथ ही साथ इन्वेस्टर फ्रेंडली, विल लाइकली अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज। तो ये तो हुआ ही है G20 समिट में, क्योंकि बीजेपी की सरकार प्रो कैपिटलिस्ट है, तो जितने कैपिटल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं जिनको इंडिया में लगता है कि इन्वेस्ट करने लायक है, उन लोगों ने किया भी था FIIs के थ्रू। बेसिकली अब ये जो इलेक्शन के पहले पुल ऑफ कर लिया गया, जो मैं आपको बताया कि उन लोगों ने अपना पैसा खींच लिया, तो ये तो ऑफ कोर्स उनका रिस्क मैनेजमेंट है। उन लोगों ने कहीं ना कहीं असेस किया होगा कि जो स्टेबिलिटी मोदी सरकार ने 2019 के बाद लाए थे, अब वो 2023 में थोड़ी हिलती लग रही है, क्योंकि इंडिया अलायंस ने काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड पुट किया है। तो ये थोड़ा इनके लिए गड़बड़ हो सकता है। एंड अगर थोड़ा भी मार्जिनल कम भी होती हैं सीटें, सीट कम मिलना मतलब पावर कम हो रही है आपकी, और पावर जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आप कंट्रोल नहीं रख सकते, कंट्रोल जहाँ पे नहीं है वहाँ पे केओस है, अनस्टेबिलिटी है, हेंस जो इन लोगों ने पुल ऑफ किया। अब एक तीसरा सेगमेंट कि अगर मोदी सरकार जीतती है तो कौन से सेक्टर्स को फ़ायदा होगा। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो भैया बहुत ध्यान से सुनिए, तो ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो मोदी लेड एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत फ़ायदा जिनको पहुँचेगा। जहाँ तक पॉलिसीज़ की बात है, फंड मैनेजर्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक सर्वे किया गया था, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स है, कि फंड मैनेजर्स जो हैं अभी के, वो बेट कर रहे हैं मेनली आपके 3 बड़े सेक्टर्स पे, पावर, ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली पूरे एनर्जी बेस्ड सेक्टर्स हैं। पावर में आपका सोलर, हाइड्रो, जियोथर्मल, ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ पावर इंडस्ट्रीज़ हैं। ऑटोमोबाइल तो ऑफकोर्स सबको पता ही है, सबसे बड़ी कंपनीज इंडिया की कुछ ऑटोमोबाइल्स वाली है, टाटा है, सुजुकी, मारुति सुजुकी, ऐसे अलग अलग हैं। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी काफ़ी ग्रो होने वाला है, जिस तादाद पे अर्बनाइजेशन हो रहा है छोटे छोटे शहरों में, टाउन्स में, गाँव में भी होने लग गया है। और ये सिर्फ, ऑफ कोर्स आई वुड नॉट से कि ये सिर्फ कुछ पिछली 2 या 3 सरकारों का काम है, ये एक लॉन्ग लेड बहुत सोफिस्टिकेटेड प्लान चला आ रहा है आज़ादी के बाद से ही। 5 ईयर प्लान्स में भी इंक्लूडेड था इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में।
खैर मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी इस बार फोकस करने का प्रॉमिस किया है। निर्मला सीतारमन ने भी, जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी बोला है कि ये लोग इलेक्शन के बाद 100 दिन में कुछ 100 पॉलिसीज़ का वो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और लेबर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें रहेंगी। तो ये 3 इंडस्ट्रीज़ काफ़ी फ़ायदा दे सकती है अगर मोदी जी जीतते हैं तो। टेक अ गुड लुक ऑन स्टॉक्स जिनमें ये 3 इंडस्ट्रीज़ जिसमें इन्वॉल्वड हैं। और ये ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चरल स्पेंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन लोग को पैसा भी एलोकेट करना होगा, मुफ्त का तो बन नहीं सकते ये सब। तो वो सब ऑफ कोर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मदद करेगा, या फिर ऑफ कोर्स आप किसी से कर्जा ले लो एंड उससे चीज़ें बना लो। फिर अगला सेगमेंट मैं फोकस करना चाहूँगा टैक्स और फिस्कल पॉलिसीज़ पे। तो टैक्स पॉलिसीज़ का क्या होगा? कांग्रेस पार्टी ने हिंट किया है कि वो इस इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करने वाले हैं, बार-बार बोला है। बट इन्वेस्टर्स यहाँ पे थोड़ा चौकन्ना हो रखे हैं, उनको ये बात थोड़ी सूझ नहीं रही। इसका रीज़न क्या है? तो गैरी टैन फ्रॉम ऑल स्प्रिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स वो एक कंसर्न अपना बताते हैं। We would like the BJP to stay away from over reliance on welfare schemes. Over dependence can stress public finances and disrupt India's macro stability narrative. तो मैंने इस पे थोड़ी रिसर्च की, मैंने सोचा यार ये वेलफेयर स्कीम को थोड़ा ओवर रिलायंस देने से, थोड़ा उसको पुट ऑन करने से क्या नुकसान हो जाएगा इंडिया की मैक्रो स्टेबिलिटी का। तो पता ही चला कि वेलफेयर स्कीम्स ऑफ कोर्स डिमांड अ लॉट ऑफ मनी। पैसा एलोकेट करना पड़ता है वेलफेयर स्कीम्स के लिए। आपको आपके लोगों के हित में कुछ अच्छा काम करना है, उनके लिए हॉस्पिटल्स बिल्ड करने हैं, उनके लिए स्कूल्स बिल्ड करने हैं, तो इसमें पैसा तो जाता है। और ये पैसा आता कहाँ से? या तो ऑफकोर्स आप टैक्सेशन पे रिलाई करो, बट इंडिया में इतनी टैक्स इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी इतनी है, छोटे से छोटा आदमी इतना टैक्स नहीं चुका पाता है। अ सेकेंड ऑप्शन इज़ कि ऑफकोर्स आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूज़ करो, बट यहाँ पे खुद फॉरेन इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती तो हम तो थोड़ा वी वांट टू बी अ लिटिल हैंड्स ऑन, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं फ्लो होगा। तो वेलफेयर स्कीम्स जो हैं, अगर गैरी टैन ने ये बोला कि अगर बीजेपी भी पावर में आती तो भैया प्लीज़ वेलफेयर स्कीम से थोड़ा सा उस उसके ओवर रिलायंस पे थोड़ा दूर रखिएगा, उसको कंट्रोल करिएगा कि हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारे इंटरेस्ट पैसे में है, तो हमको तो पैसा डाल के 10 गुना 100 गुना ज़्यादा कमाना है। वेलफेयर स्कीम्स में इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है। ऑन अ रिलेटेड नोट, नीलेश शाह कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट से हैं जो कि खुद एक एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इन्होंने बोला है कि इनको कैपिटल गेन्स टैक्स में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है अगर मोदी सरकार आती है, बट जो पॉलिसीज़ हैं वो कैपिटल मार्केट्स को थोड़ा और डीपन करने में इन लोग का फोकस रहेगा। ऑफ कोर्स क्योंकि प्रो कैपिटलिस्ट हैं ये लोग, तो इनका काम है ही जो बड़े अमीरपति लोग हैं उन लोग को ही सपोर्ट देना। कैपिटलिस्ट रेजीम ही, और ये कैपिटलिस्ट रेजीम एक्चुअली फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स थोड़ा हाइपर कैपिटलिस्ट रेजीम रहा है। इसमें थोड़ा फैशिज्म के एलिमेंट्स भी आए हैं, इसलिए ये थोड़ा गड़बड़ दे रहा है। तो नीलेश शाह का ये कहना था कि आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाइए जिस पे कैपिटल मार्केट्स और डीपन हो पाए और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो पाए। अब चलिए, हमने थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लिया कैपिटल मार्केट्स का, जो फंड मैनेजर्स का कहना है। अब कुछ सिनेरियोज देखे जाए जहाँ पे बीजेपी की सरकार आती है और ना आती है, तो उसमें क्या मार्केट्स पे क्या रहने वाला है, संतुलन बिगड़ेगा कि नहीं, ये भी ज़रा समझते हैं। तो पहला सिनेरियो लेते हैं कि अगर बीजेपी की छोटी स्मॉलर मेजॉरिटी बनती है, मार्जिनल, जो मैं आपको कह रहा था, जो सबसे इंटरेस्टिंग इनफैक्ट। तो बीजेपी जो है वो एक, दे आर काउंटिंग ऑन अ वास्ट एक्सपेंशन ऑफ द 303 सीट मेजॉरिटी। 2019 में जो उनकी 303 सीट की बहुमत बनी थी, वो उससे ऑफकोर्स इस बार ज़्यादा कह रहे हैं। 400 पार का हर जगह लगा हुआ है। रियलिस्टिकली अगर हम सर्वेस से देखें तो ये 303 की मेजॉरिटी भी थोड़ी खतरे में लग रही है, बट चलिए मान लेते हैं कि एक सर्टेन मेजॉरिटी से 350 सीट भी ले आते हैं, 50 सीट, थोड़ा डेफिसिट ऑन विद द रियल वन। तो इसमें इनको कई चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। पहला, साउथ में जो क्रिटिकल सीट्स हैं, तमिलनाडु में, केरला में, इनको इसको फ्लिप करना पड़ेगा, अपने घेरे में लाना पड़ेगा। और अगर रूलिंग पार्टी, चलो मान लो, एक बहुत ही बड़ी विजयी, एक बहुत बड़ी विक्ट्री लाते हैं, जीत लाते हैं, तो दे वुड बी इन अ पोजिशन वेयर दे हैव टू पुश न्यू डिसाइसिव मेजर्स, पॉलिसीज करनी पड़ेगी। और मोदी जी का जो ग्लोबल स्टैचर है, जो उनकी इज्जत बनी हुई है,
रेपुटेशन बनी हुई है उसको और एलिवेट करने में ये काम आएगा। ये जो जीत होगी कि 50 सीट एक्स्ट्रा जीत गए। बट जो कुछ क्रिटिक्स हैं जो इस बात की परेशानी में रहते हैं, दे वरी कि अगर ये लोग ऐसी मेजॉरिटी में आते हैं, 350 सीट भी ले आते हैं, ये जो मार्जिन बन रहा है, तो इसमें संविधान को बदलने का खतरा बन जाएगा, काफ़ी बन जाएगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदलने में लग जाओगे और ये चल रहा है। क्योंकि अपने सेल्फ इंटरेस्ट में इन लोगों ने कई चीज़ें बदल दी हैं जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये लोग हो सकते हैं कुछ हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स से प्रोटेक्शन ही हटा दें, कोटाज ही हटा दें ये लोग SC ST से, जो उन लोग को सर्वाइव करने में हेल्प कर रही है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान है उसको बदलने के लिए आपको पार्लियामेंट हाउस में 2/3 से ज़्यादा सीट्स चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए 2/3 की। 66% मेजॉरिटी आपको चाहिए, या 67 कह लें। तो सुशांत सिंह एक येल यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं, उन्होंने बोला है कि इट विल बी अ साइन ऑफ एक्सट्रीम पॉपुलैरिटी एंड डोमिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप अगर बीजेपी जीतती है। वाइल अ 370 सीट विन सीम्स फार फेचड, बहुत मुश्किल है। इट वुड अफोर्ड मोदी ग्रेटर लीवे इन फॉरेन पॉलिसी, हिज स्टैंडिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड वुड गो अप। जाहिर सी बात है, अगर ये तीसरे टर्म में इस मार्जिन से जीतते हैं, 50 या 60 या 70 सीट के भी मार्जिन से जीतते हैं, तो काफ़ी बड़ी चीज़ होगी है। इवन इफ इट्स नॉट 400 पार, अगर ये इतने 30 सीट के कम मार्जिन से भी रह गए तो भी मोदी जी को फॉरेन पॉलिसी में एक ग्रेटर लीवे मिल जाएगा, एक एडवांटेज मिल जाएगा। क्योंकि अब पावर इस्टेब्लिशमेंट इनकी सीटों के थ्रू ही हो रहा है, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी कि 2019 में 303 सीट और अब 2024 में 370 सीट। तो वो भले ही 400 नहीं पहुंच पा रहे, वो तो चलो इनका एक वो था, स्लोगन था कि इसको फैलाओ, लोगों के माइंडसेट में बनाओ कि 400 पार ही आएगी। इवन इफ नॉट दैट, 350 370 भी आ जाती तो इनकी रेपुटेशन फॉरेन पॉलिसी में। और आपको मैं एक बहुत दिलचस्प चीज़ बताऊंगा जो मैंने खुद सीखी कल। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़्यादातर सीटें आएँ तो भी आपकी सरकार रहेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है 1984 में, जब राजीव गांधी जी की 400 सीट की बहुमत की सरकार आई थी, कांग्रेस पार्टी की 400 सीट। हमारे पास टोटल 543 सीट्स हैं लोकसभा में, इनकी 400 सीटें आई थी 1984 में। और राजीव गांधी को तब इलेक्शन लड़ना नहीं आता था, वो पॉलिटिशियन थे ही नहीं। उनकी मदर की डेथ के बाद, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद उनको सौंप दिया गया था कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप। एंड राजीव गांधी ने लोगों से बात, मतलब वो बहुत, ही वॉज अ गुड मैन, उन्होंने लोगों से बात की होगी। एंड ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं गांधी इमेज जो थी वो लोगों में अभी भी थी कि ओके हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। बट फिर वो वही हुआ कि कुछ कश्मीर से रिलेटेड इन पे एलिगेशंस आ गए थे कि ये लोग जो तोपें हैं वो ख़रीद रहे थे, तो उनमें इन लोगों ने कुछ पैसा खाया था। कश्मीर में थोड़ा अनरेस्ट हुआ था, तब तो लोगों का थोड़ा भरोसा उठ गया था इन लोग से, एंड फिर वो इलेक्शन हारी गए थे अल्टीमेटली। नाउ ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने, जिसमें दे वर टेलिंग कि अगर एक छोटी बीजेपी मेजॉरिटी भी आती है तो इसमें निफ्टी इंडेक्स, जो NSE का निफ्टी 50 इंडेक्स है, इसमें 2% का ड्रॉप आ सकता है। और फर्दर आगे देखें तो जो रुपये है अपना, रुपये जो है उसमें डिक्लाइन होगा, वो गिरेगा, सॉवरेन बॉन्ड्स में फॉल होगा। हाउएवर अगर एक बहुत ही अच्छी जीत होती है, एज आई टोल्ड यू, वो जो मार्जिनल वाली जीत है जो 303 के सीट से ऊपर जा रही है, 340 350, तो फिर जो गेन्स होंगे दे विल बी अराउंड 3%। और ये ऑफकोर्स इन्होंने अपनी कुछ प्रिडिक्टिव एनालिसिस लगाई है इसमें। ऑफकोर्स ये टोटली ट्रू भी नहीं हो सकता है उल्टा काम भी हो जाए। बट हमको एक सिनेरियो मिल जाता है समझने का कि अगर ये लोग मेजॉरिटी से जीतते हैं तो क्या होगा, और अगर 303 के नीचे आती हैं तो क्या होगा वो भी पता है। उसमें ऑफकोर्स निफ्टी 50 इंडेक्स गिरेगा, एकदम से गिरेगा। और इनके हिसाब से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आउटकम है कि अगर 303 सीट्स के नीचे से आती है, और ये सर्वे बाय द वे 32 एसेट मैनेजर्स, ट्रेडर्स और स्ट्रेटेजिस्ट से अभी मई 2024 के दो हफ्ते में ही लिया गया था, और इनसे पता, इन सब के कंसेंसस से एवरेज पता ये लगा कि अगर 303 सीटों के नीचे आती है तो फिर आपका निफ्टी इंडेक्स जो है वो 2% गिर जाएगा। और अगर मतलब 272 के नीचे आती है, विच इज़ हाफ ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा, तो 10% नीचे गिर जाएगा, काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो ये 30 सीटें जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये जो मार्जिन बन रहा है, मोदी जी की थोड़ी कम मेजॉरिटी होती है तो फिर इस पे रुपी जो है हमारा रुपया, उसका क्या होगा। लेस कन्विंसिंग मेजॉरिटी से जीतते हैं तो इनमें से जो जितने 32 लोग थे, इनमें से 47%, ऑलमोस्ट आधे लोगों का ये कहना था कि काफ़ी मार्जिनली डिप्रिशिएट हो जाएगा, रुपये की वैल्यू एकदम से गिर जाएगी।
क्योंकि ऑफ कोर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंटिन्यूटी, ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ये ध्यान रखना है इस चीज़। दूसरा सिनेरियो है कि भैया जैसा है वैसे ही रहे, स्टेटस को 303 सीटें जीती थी उतनी ही उसके आसपास ही जीतें तो क्या होगा? तो अपनी मेजॉरिटी ऑफ कोर्स मेंटेन करेंगे। मोदी जी के लिए एक और जीत हो जाएगी, थर्ड टर्म हो जाएगा, पार्टी का कंट्रोल पार्लियामेंट पर रहेगा। हाउएवर वो जितने रिफॉर्म्स पुश करना चाह रहे हैं ना, उतना ना कर पाए, दैट्स अ बिग पॉसिबिलिटी। क्योंकि इस विक्ट्री का मतलब ही ये होगा, ये जो 300-400 पार जो कह रहे हैं, कि इनका टोटल पॉलिटिकल डोमिनेंस बन जाए, 2/3 से ज़्यादा की मेजॉरिटी इनके पास एक तरीके से आ जाएगी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं इफ़ दे वांट। तीसरा सिनेरियो है कि अगर इस रूलिंग पार्टी को थोड़ा सा सेटबैक मिल जाए, तो अगर बीजेपी को एक इलेक्टोरल सेटबैक मिलता है, यानी कि 303 से भी कम सीटें, 272 से कम सीटें, चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेट होने वाली हैं। इसका रीज़न ये है कि चलो ये भी लीस्ट डैमेजिंग सिनेरियो अपनी रूलिंग पार्टी के लिए, वो लोग अपनी कुछ सीटें खो बैठेंगे, बट स्टिल पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी अभी भी उनके पास होगी। 272 के ऊपर की बात कर रहा हूँ, 300 सीटों की, तो भी मेजॉरिटी उन्हीं के पास रहेगी। तो चेतिज बाजपेयी करके एक सीनियर रिसर्च फेलो हैं, साउथ एशिया चाथम हाउस साउथ एशिया के एक रिसर्च फेलो हैं, जो कि एक थिंक टैंक है यूके में। तो इन्होंने बोला कि एनीथिंग लेस देन से 300 सीट्स वुड मेक द बीजेपी मोर बिहोल्डन टू इट्स कोलिशन पार्टनर्स। तो बीजेपी के जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, जनता दल यूनाइटेड, पूरा एनडीए का जो फुल अलायंस है, और जिसमें शिवसेना का दूसरा वाला पार्ट भी आता है, तो इस सिनेरियो में इन रीजनल पार्टीज़ का ना जनता दल यूनाइटेड से कहीं ना कहीं मतलब इनका एक दे वुड हैव अ ग्रेटर से, मतलब ये लोग कहेंगे अब अपने पास थोड़ा वो लीवे ज़्यादा है, क्योंकि इनकी सीटें कम आई हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट सेम स्केल का हो गया, मतलब हम वी वुड हैव अ ग्रेटर से इन हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस, हमारे पास और बोलने के लिए, पॉलिसीज़ लाने के लिए हमारे पास वो रास्ता होगा, वो पावर होगी। जो बीजेपी के सपोर्ट का जो स्पेकुलेशन है, इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि अब फाइनेंशियल मार्केट्स पहले ही रॉयल हो चुके हैं काफ़ी हद तक, वॉलेटिलिटी इज़ एट इट्स मैक्सिमम, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा पुल कर लिया कुछ महीनों पहले, तो ये सब काफ़ी चीज़ें मार्केट में सिग्नल भेज रही हैं कि तैयारी रखो, कुछ पलट भी सकता है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो तो एक सेल ऑफ के लिए तैयार हैं, उनको पता है कि यार अगर रूलिंग पार्टी सेट बैक आती है, अगर इनकी सीटें और कम आती हैं, तो दे आर रेडी फॉर अ सेल ऑफ, वो अपने जितने एसेट्स यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं उनको सेल कर देंगे। और कुछ एनालिस्ट ने ये भी बोला है कि कोई भी पुल बैक है पैसों का, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा, क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी तो आपकी अपवर्ड ही जाने वाली है। इंडिया एज अ होल नेशन हम काफ़ी अच्छे लेवल पे सब प्रोग्रेस कर रहे हैं, सिर्फ एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे नहीं, बट माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे भी। अगर सरकार बदलती भी है तो छोटे फेस के लिए ये चीज़ें गिरेंगी, काफ़ी नुकसान होगा, बट दैट इज़ हाउ द मार्केट वर्क्स। जब अनसर्टनटी आती तो वो रिएक्ट करता है मार्केट सेंटिमेंट पे, सबको डर लगने लग जाता है, फियर ड्रिवन मार्केट रहता है, तो सब बेचना शुरू कर देते हैं, और अल्टीमेटली थिंग्स फाइन स्टेबल हो जाती हैं और चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं। और चौथा सिनेरियो, अगर बीजेपी का टोटल वाइप आउट होता है, विच इज़ सीम्स टू बी अनलाइकली राइट नाउ, जो रिपोर्ट्स हमको दिख रही हैं, बट कुछ कहा नहीं जा सकता, एग्जिट पोल्स अभी आए नहीं हैं। इस सिनेरियो में कुछ एनालिस्ट का ऐसा कहना है कि अगर 240 सीटें हैं, मतलब अब आप हाफ हाफ मेजॉरिटी के भी नीचे आ गए, 50% के नीचे आ गए आप, 240 सीटें, तो ये बीजेपी के लिए भैया ट्रबल बन सकता है काफ़ी, और दिस कुड बी अ पॉसिबल रिटर्न मुझे तो थोड़ा अनलाइकली लग रहा है, बट इट कुड बी अ पॉसिबल रिटर्न टू द पावर फॉर द कांग्रेस पार्टी। तो जो अपोजिशन पार्टी कांग्रेस, इंडिया अलायंस, पूरे ये लोग हैं, इन लोग का कैंपेन तो यही बोलता है कि हम सोशल वेलफेयर में, आपके हित में, जनता के हित में हम काम करेंगे, और जो पैसा आएगा उसको हम सोशल वेलफेयर में डालेंगे। और ये जो बीजेपी की कुछ पॉलिसीज़ हैं, रोल बैक हो जाएंगी वो, जैसे कि सिटीजनशिप लॉ, फार्मर्स जो एमएसपी वाला इनका लॉ था, और इनके जो अलग जो सोशो पॉलिटिकल लॉस थे जो हर्ट कर रहे थे माइनॉरिटीज़ को, सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ नहीं, इकोनॉमिक माइनॉरिटीज़ को भी हर्ट कर रहे थे, तो ये पॉलिसीज़ थोड़ी रोल बैक हो जाएगी ना। ये इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी को टोटल हर्ट इतना नहीं करने वाला है, वो एज आई टोल्ड यू, वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में गिरेगा मार्केट, एडजस्ट करेगा, खुद को करेक्ट करेगा, और फिर इट विल बी बैक ऑन ट्रैक। और अगर बीजेपी बहुत ही बड़ा लॉस फेस करती है, तो ये पॉलिटिकल ट्रबल बनी रही है। इसमें सुमिता शर्मा देवेश्वर एक हैं, उन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक पॉलिसी, वेदर इट इज़ द पेस ऑफ रिफॉर्म्स और वेलफेयर स्कीम्स, हैज़ रिमेन्ड ब्रॉडली द सेम अक्रॉस डिफरेंट गवर्नमेंट फॉर्मेशंस। इकोनॉमिक पॉलिसी कई हद तक सेम ही रही है, अब वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की हो, एसपी की हो, किसी और पार्टी की हो, ऑलमोस्ट
इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी ही रही है। पेस अलग होगा रिफॉर्म्स का, वेलफेयर स्कीम्स थोड़ी ऊपर नीचे, एलोकेशन ऊपर नीचे होगा, बट सेम ही रहा यूजुअली। नाउ जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो तो भैया तैयारी कर रहे हैं पॉसिबल सेल ऑफ की अगर बीजेपी हारती है। एक्स आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने एक चीज़ बोली है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग मोदी गवर्नमेंट के अंदर ज़रूरी, मतलब ज़रूरी था, वॉज नेसेसरी, कि इतनी डेफिशिएंसीज कंट्री में है। अगर मान लेते हैं कल को बीजेपी नहीं भी आती पावर में, तो जो आने वाली पार्टी है वो भी इसी चीज़ पे, बेहतर होगा कि इसी चीज़ पे फोकस करें वो लोग, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मेक श्योर कि जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो सिर्फ बड़े अरबपतियों को बेनिफिट ना करे। एंड ऑफ कोर्स अगर मोदी सरकार नहीं इस बार आती तो इसमें पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और इसमें ये रहेगा कि कितना कैपिटलिस्ट लोगों को आप बेनिफिट कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाएगी। और आखिरी सेगमेंट इस पॉडकास्ट का, मार्केट सेंटिमेंट और वॉलीटिलिटी पे क्या असर होगा। तो जून 4 के बाद अगर एक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आता है, इट विल वर्सन द मार्केट वॉलीटिलिटी, काफ़ी वॉलीटाइल हो जाएगा, चीज़ें इधर की उधर हो जाएंगी। और ये इस क्वार्टर के जो आउटफ्लोज जा रहे हैं, $6.3 बिलियन इन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, वो बढ़ जाएगा। आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो नहीं हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, सेल ऑफ। और ऑफ कोर्स रुपी पे प्रेशर बन जाएगा, जो कि अभी रिकॉर्ड लो पे ट्रेड कर रहा था, रिकॉर्ड लो पे 2024 के सेकेंड क्वार्टर में। ब्लूमबर्ग का ये एक रिपोर्ट है जिसको देखिए, इसमें डेट फ्लोज और इक्विटी फ्लोज दिए हुए हैं। तो डेट फ्लो मतलब कि बेसिकली कंपनीज जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो डेट इक्विटीज़ कितनी ले रहे हैं, और सॉरी डेट सिक्योरिटीज़ कितनी ले रहे हैं और इक्विटी सिक्योरिटीज़ कितनी ले रहे हैं। अगर आपको पॉजिटिव फ्लो दिखेगा, मतलब एक तरीके से अच्छी बात है कि वो इनफ्लो हो रहा है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है डेट सिक्योरिटीज़ का, इक्विटी सिक्योरिटीज़ का। बट एज यू गो ऑन एंड सी कि 2024 के सेकेंड क्वार्टर में नेगेटिव हो गया है। ये सेम हमको, अगर हम इक्विटी फ्लो की बात करें तो हमको फोर्थ क्वार्टर में भी दिखा था 2022 के, सॉरी फर्स्ट क्वार्टर में 2023 के, बट अभी ये बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर जब भी बार ग्राफ आपका डेट और इक्विटी फ्लो का नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये है कि जो नेट फ्लो है फंड्स का, वो डेट और इक्विटी दोनों के लिए आउट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल मार्केट्स में हो रहा है। इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में नहीं हो रहा है ये फ्लो। फॉरेनर्स जितने हैं, इन्होंने इंडियन डेट और स्टॉक्स को ज़्यादा बेचा है जितना ख़रीदा है। ऑफ कोर्स ये मतलब है इस चीज़ का। तो ये फिगर आपको एक अंदाज़ा दे सकता है कि अभी क्या हो रहा है, और ये रिजल्ट्स हैं, मतलब ऐसा हुआ है। और हमको ये भी पता है 1 जून तक तो एग्जिट पोल्स नहीं आने वाले हैं, तब तक तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी पार्टी जीतेगी या किसके क्या हाल है। बट कुछ ऐसी चीज़ें बताई जा सकती हैं कि क्या होगा, सिनारियोज जैसे हमने डिस्कस किए थे। सी अगर और मैं रुपी पे थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ, तो अगर स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी आती है तो रुपी तो बढ़ेगा, उसके रेट्स थोड़े गिर जाएंगे और इक्विटीज़ बढ़ जाएंगी स्टॉक मार्केट में। मान लेते हैं अगर गवर्नमेंट पूरी बदल ही जाती है, वीक कोलिशन होता है इन लोग का, तो जो रुपी है अपना वो 84-85 रुपीज़ पर डॉलर के रेट पे बिकना शुरू हो जाएगा, INR के रेट्स बढ़ जाएंगे और इक्विटी सेल ऑफ होगा। और अगर सरकार बदल ही जाती है तो 1 रुपया और बढ़ा दें, 85 रुपये से 86 रुपये पर डॉलर पे ट्रेड होगा इंडियन रुपी। और ओवर टाइम इंडिया का INR के रेट्स बढ़ जाएंगे, और साथ ही साथ जो इक्विटीज़ हैं वो सेल ऑफ होंगी। तो ऑफकोर्स बीजेपी की सरकार आती है तो मार्केट को फ़ायदा है शॉर्ट टर्म में, और अगर कांग्रेस की आती है, इंडिया अलायंस की आती है, तो स्टॉक मार्केट्स को नुकसान है शॉर्ट टर्म में। ओवर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें रिजॉल्व होके इट विल बी स्टेबलाइज, वो स्टेबल हो जाती है, ये होता है। तो इन कंक्लूजन हमें यही पता चला कि इंडियन मार्केट्स अभी काफ़ी क्रूशल जंक्चर पे खड़े हुए हैं, जहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद ही कुछ पता लगने वाला है कि मार्केट का क्या हाल होंगे। तो अगर मार्केट गिरता है, मतलब ऐसा ऐसा तो होगा नहीं, इलेक्शन रिजल्ट्स पहले पता चलेंगे, बट अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आप बाय करना शुरू कर दो, मैं तो कहूँगा। बट ऑफ कोर्स पागलों जैसे नहीं, थोड़ा माइंड में रखिएगा कि इनकी सरकार स्टॉक मार्केट को, इंडेक्स को, निफ्टी सेंसेक्स इंडाइसिस को फ़ायदा देगी, कंपनीज को फ़ायदा देगी, स्पेशली वो जो 3 सेक्टर मैंने आपको बताए थे। और नहीं आती तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा स्टे अवे, थोड़ा बच के रहिए। काफ़ी वॉलीटिलिटी विल बी एट इट्स हाईएस्ट इन द लास्ट 10 to 15 years, तो थोड़ा बच के रहिएगा। एंड यही है कि बीजेपी अगर आती है तो इनके लिए मार्केट अपवर्ड पॉलिसी ड्रिव कंटिन्यूटी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस यहाँ पे फिर बढ़ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर वर्डिक्ट फ्रैक्चर्ड आता है, उल्टा आता है, तो शॉर्ट टर्म वॉलीटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, बट अंडरलाइंग इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी जो है वो रोबस्ट रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए।
तो थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। ये एपिसोड हमारा इस यहीं पे मैं एंड करता हूँ। अगर आपके कुछ थॉट्स हैं इस इलेक्शन रिजल्ट्स और मार्केट इन्फ्लुएंस के बारे में, प्लीज़ शेयर विद मी। आई लव टू टॉक अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल द BCS कोडेक्स। एंड अगले एपिसोड में मिलते हैं अगले हफ्ते पॉसिबली। बाय बाय।